नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा की सदस्य और जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार जी। मनीषा जी, आपका जनटी में बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, ये राजनीतिक यात्रा का जो सफर रहा, कैसा सफर लग रहा है आपको? जब मैंने अशोक गहलोत साहब के संपर्क में आई तो उनकी विचारधारा को मैंने सुना, उनके काम करने के नजरियों को देखा तो मैं उनसे बहुत प्रभावित भी हुई। और मेरे पिताजी उनसे जुड़े हुए थे कॉलेज जमाने से, तो उनके जरिए भी मुझे घर में सुनने को मिलता था कि गहलोत साहब कांग्रेस में किस तरीके से काम करते हैं, कैसे वो लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों के काम किस तरीके से करते हैं। वो बहुत सरल हैं, बहुत अनुभवी हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं और लोगों की छोटी से छोटी मदद करने को वो हमेशा तैयार रहते हैं। और हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब कॉलेज में मैं प्रवेश हुआ तब मैंने राजनीति को बहुत नजदीक से देखा। तो उस समय मेरा थोड़ा रुझान था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी अंदर तक राजनीति में घुस जाऊंगी या इतनी नजदीक से मैं राजनीति कर पाऊंगी। मेरा एक मंशा थी कि मैं आरएस अफसर बनूं और मैंने उस तरफ जाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन शायद परिस्थितियां अलग थी या भगवान को कुछ और मंजूर था, क्योंकि मैं बचपन से ही गहलोत साहब के हर चुनाव में मेरे वार्ड से उनके लिए काम करती थी। बूथ स्तर का काम हो, जब पुराने समय में पर्चियां बनाई जाती थी, पोस्टर चिपकाए जाते थे, तो वो हमारे घर में हम करते थे। ग्रास रूट की वर्क कर रही हैं कांग्रेस की आप। तो वो हम करते रहे हैं, चाहे उस समय हमारे सरदारपुरा क्षेत्र से मैं आती हूँ, तो उस समय चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का 2018 में सोचा था आपने कि मैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य बनूंगा, मुझे टिकट मिलेगा, या टिकट की डिमांड रही हो आपकी? नहीं, मैंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 2018 की विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। इसका पूरा श्रेय मैं गहलोत साहब को देती हूँ। वो जानते हैं कि ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने ही मुझे यहाँ तक लाने में उनका ही श्रेय है। मैं शुरू में 2004 में पार्षद का चुनाव मैंने लड़ा, मैं जीती। उसके बाद मैंने संगठन में शुरुआत करी। संगठन में यूथ कांग्रेस में महामंत्री बनी। काफी साल तक मैंने 5-6 साल तक वहां काम किया। फिर मुझे 2009 के चुनाव के बाद, जब मैं चुनाव वापस नहीं लड़ पाई पार्षद का, उसके बाद मुझे गहलोत साहब ने जोधपुर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की नियुक्ति करवाई मेरी, और उसमें मैंने 10 साल बहुत मेहनत की, चाहे सरकार रही हो चाहे नहीं रही हो जी। जब 2018 में, यानी कि इस वाली 15वीं विधानसभा के जब चुनाव का ऐलान हो चुका था, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था, दिल्ली से अपने विधानसभा तक का जो सफर लोग तय कर रहे थे, तो सबसे पहली सूचना कब मिली आपको? मैं आपको बताऊं कि चर्चा चल रही थी कि इस बार शहर विधानसभा की सीट चेंज होगी, कोई ओबीसी टिकट मिलना चाहिए। ये आवाज सब जगह से उठ रही थी, ओबीसी टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि शहर विधानसभा में ओबीसी जनसंख्या ज्यादा है। तो अगर इस बार परिवर्तन होगा तो हम कांग्रेस सीट जीत सकते हैं। तो शायद ये बात दिल्ली में भी पहुंची, राहुल गांधी जी तक भी पहुंची, और गहलोत साहब भी चाहते थे कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। और जब राहुल गांधी ने एक मंच से ये आवाज उठाई कि इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और यूथ महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, तो शायद मैं ये समझती हूँ कि गहलोत साहब अपने शहर से हमेशा उदाहरण पेश करते हैं और उनके दिमाग में ये बात आई कि ओबीसी महिला है, मेरी कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस के हर कार्य को करती है। तो शायद उन्होंने मेरे कार्य को देखते हुए, कांग्रेस में काम करते हुए मुझे देखा, और उनकी ही तर्ज पर ओबीसी और महिला को तवज्जो देते हुए शायद इस बार 2018 के चुनाव में मुझे टिकट मिला। सबसे पहले किसने बताया आपको कि टिकट मिल गया मनीषा आपको? मुझे सबसे पहले तो जब मुझे गहलोत साहब ने दिल्ली में बुलाया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे बुलाया गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि शायद हम ओबीसी महिला को टिकट दे सकते हैं, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत विश्वास था जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस का हो, चाहे कांग्रेस का हर पदाधिकारी, कि इस बार मनीषा पंवार को टिकट मिलेगा, हमारी बहन को टिकट मिलेगा। और जब मैंने टीवी में देखा 12 बजे, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि गहलोत साहब ने जो मुझे आश्वासन दिया था वो उन्होंने पूरा किया। और यानी कि जब दिल्ली आप गई थी, महसूस तभी हो गया था कि शायद मुझे मिलेगा, टिकट मिल सकता है।
और ये मेरे ख्याल से सारा प्रक्रिया 15 दिन में ही हुई थी। और जबकि मेरे पहले कोई विचार नहीं था, मैंने कोई तैयारी नहीं करके रखी थी कि मैं टिकट मैंने मांगा भी नहीं था। मैंने जरूर मेरे जो प्रभारी मंत्री जी आए थे, एआईसी से के आए हों चाहे पीसी से आए हों, तो मैंने ये जरूर कहा था कि महिलाओं को तवज्जो दें, क्योंकि मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूं, तो महिलाओं के लिए मैंने जरूर टिकट मांगा था कि कम से कम 33% तो आप महिलाओं को टिकट दें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये डिमांड मेरे लिए हो सकती है मुझे ही टिकट मिल जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गहलोत साहब को कि उन्होंने एक अपनी छोटी सी कार्यकर्ता को आज विधानसभा में पहुंचा दिया। सचिन पायलट साहब की रिकमेंडेशन रही इसमें? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे और हम उनका आदर करते हैं। सचिन पायलट साहब भी चाहते थे कि महिलाओं को टिकट मिले, 33% आरक्षण हो, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनकी भी रिकमेंडेशन थी। और हम जोधपुर के लोग गहलोत साहब जिस तरह जोधपुर के खुद विधायक हैं, उनका गृह क्षेत्र है और उनके हिसाब से हम लोग वहां तक अप्रोच करते हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की और मैं जहां तक समझती हूं कि मैं भी संगठन से जुड़ी हुई हूं, तो जरूर उन्होंने मेरे लिए भी आग्रह किया था। जी, तो ये पूरा एक यहाँ तक पहुंचने का एक सफर रहा आपके। चलिए, राजनीतिक बैकग्राउंड है, परिवार आपका बैकग्राउंड, तो आप इन-लॉज राजनीति में जुड़े हैं कि आपके पीहर पक्ष राजनीति में? नहीं, मैं शादी के बाद राजनीति में परोक्ष रूप से कह सकते हैं कि जुड़ी। मेरी शादी 2002 में हुई और 2004 के चुनाव में, पार्षद चुनाव में ओबीसी महिला का मेरे वार्ड से टिकट लॉटरी निकली थी। तो लोग ये सोच रहे थे कि ओबीसी महिला कोई पढ़ी लिखी आए, तो मेरी शादी वहां हुई थी। और मेरे ससुर जी ने कहा कि ये शुरू से कांग्रेस विचारधारा की रही है, कांग्रेस से जुड़ी हुई रही है। आपको नहीं लगा मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, कहाँ मुझे राजनीति में फंसा रहे हो? लेकिन सभी परिवार के लोग, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे ससुर जी, सभी लोग ये चाहते थे कि इतना अच्छा मौका है। मैं विद्यालय की राजनीति में भी, मेरे 10th में भी मैं अध्यक्ष रही हूँ स्कूल की और 12th में भी मैंने स्कूल की राजनीति की है। तो इस हिसाब से वो लोग कहते थे कि बाय चांस अगर ओबीसी महिला है, पढ़ी लिखे हो, एमए हिस्ट्री हो, तो आपको आजमाना चाहिए। अगर टिकट मिलता है तो भी और नहीं मिलता है तो भी। फिर अगर मेरे पिताजी ने कहा कि अगर ये राजनीति में उतरती है तो इसको पूरी तरीके से उतारो, अगर इसको टिकट मिलता है तो भी ये राजनीति करेगी, नहीं मिलता तो भी राजनीति करेगी। पार्षद के इलेक्शन के साथ ही आपने तय कर लिया था कि मुझे राजनीति में ही जाना है? बिल्कुल करनी है। तो पार्षद 2000 चुनाव में बहुत अच्छी मेहनत से मुझे जिताया। तो वार्ड नंबर 42 था उस समय, एयरपोर्ट वाला जो हिस्सा है, सासी बस्ती, नेहरू कॉलोनी, वहां से मैं पार्षद बनी। वो भी टिपिकल एरिया है, दोनों ही तरह के लोग हैं। बिल्कुल और मुझे उनका आशीर्वाद मिला, मैं जीती, मैं नगर निगम पहुंची, वहां से मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ। तब मैंने नीचे, लेकिन अब तो आपने 2000 आई थिंक 15 साल हो गए आपको, किसी तरह का कोई मलाल है कि मैं कहाँ फंस गई राजनीति में? नहीं, किसी तरह का कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरे लोग जुड़े हुए हैं। मेरा हर कांग्रेस पदाधिकारी, चाहे वो बड़ा हो, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, चाहे वो छोटा मेरे भाई हो, बहन हो, सब मुझे बहुत स्नेह के साथ मुझे खुद को आगे बढ़ाते हैं। और हर चीज में जहां मैं रुकती हूँ, गहलोत साहब से चाहे चर्चा करनी हो, चाहे हमारे अध्यक्ष हैं सईद अंसारी जी, चाहे कोई भी वरिष्ठ नेता हो, वो मेरा पूरा सहयोग करते हैं। मेरे पिताजी भी आर्य समाज फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो भी मुझे बहुत सहयोग करते हैं आगे बढ़ने में। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा ससुराल पक्ष है, चाहे मेरी सासू माँ हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे इन-लॉज हो, वो सब मुझे इतना सहयोग करती हैं कि मुझे कहीं घबराहट नहीं महसूस होती है और कहीं लगता ही नहीं है कि मैं किसी जंजाल में फंस चुकी। कांग्रेस में आप परिवार की वजह से है या फिर आपकी अपनी सोच थी कि हाँ मुझे कांग्रेस में ही जाना है? नहीं, परिवार का तो देखिए सहयोग था ही, लेकिन विचारधारा मेरी कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। बीजेपी क्यों नहीं अच्छी लग रही थी आपको? बीजेपी का क्योंकि ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं। हालांकि देखिए, कोई वक्त था जब जनता दल और इन सब का आपके जोधपुर वगैरह में, इधर नागौर, इस बेल्ट में भी थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में खासकर बीजेपी और कांग्रेस है। तो बीजेपी में भी आप जा सकती थी उस समय? देखिए सर, एक बचपन से जो वातावरण मिलता, एक तो उसका प्रभाव पड़ता है। बचपन से वातावरण मिला, मेरी दादी जी जो थी वो मुझे इंदिरा गांधी की बातें बताती थी, नेहरू जी की बातें बताती थी, तो उससे मुझे बहुत महसूस होता था कि किस तरह हमने आजादी प्राप्त की, किस तरह कांग्रेस ने उसमें सहयोग किया, किस तरह कांग्रेस ने इस देश को आगे बढ़ाया, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे हमारे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो। तो कांग्रेस ने इस देश को बहुत दिया है, आजादी से लेके आज तक।
तो उसकी विचारधारा बहुत प्रभावशाली थी। जहां बीजेपी का मानना है वो क्या कह सकते हैं कि एक हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर केवल कुछ ऐसे मुद्दे थे, राम मंदिर बनाना है या कुछ मुद्दे लेकर चलती थी। जबकि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की पार्टी थी कि हम एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता या गरीब अभावग्रस्त आदमी को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। उनके साथ 36 कौम जुड़ी हुई थी और आज आप देख लीजिए कि जो बहुत बड़ी कौमें हैं वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो उस समय हम लोग ये देखते थे कि जो छोटा कार्यकर्ता है, चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और बचपन से जो हम बात सुनते आते हैं वो दिमाग में बैठ जाती है, क्या अच्छा क्या बुरा। तो ये हम एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है कि दिल को क्या छूता है, दिमाग को क्या अच्छा लगता है। कोई नेता कांग्रेस का ऐसा रहा जिसकी गहराइयों ने आपको छुआ हो, ये कहें कि उनकी छाप आपको, उनकी प्रेरणा आपको बिल्कुल प्रभावित किया हो? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने बचपन से गहलोत साहब को देखा है। जब वो हमारे वार्ड में आते थे तब वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, चॉकलेट्स देते थे। तो उस समय हमें बहुत करना पड़ेगा, हमें भी सर चॉकलेट दीजिए। हम बहुत प्रभावित होते थे उनसे कि उन्हीं की छाप हमारे दिमाग में, हमारे दिल में है कि हमें इस तरीके के गुरु अगर राजनीति में मिल जाए हमें, तो जरूर आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक केवल और केवल अशोक गहलोत ही ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो मेरे ख्याल से जमीन से जुड़े हुए आदमी को ऊपर उठाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, मुझे टिकट दिया, मेरे कोई परिवार में कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नेता बना हो। मैं मेरे परिवार की पहली ऐसी हूं जो मैं पार्षद भी बनी, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी, संगठन में मैंने काम किया और आज मुझे विधायक बनने का भी मौका मिला। तो केवल और केवल अशोक गहलोत साहब की वजह से। चलिए मनीषा जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा की सदस्य और जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार। मनीषा जी, आपने बड़ी रोचक बातें बताई, राजनीति में आने का सारा बताया भी, और विधानसभा की अब सदस्य बन गई है। दूसरा सत्र है ये, पहला सत्र कुछ दिन का चला था जिसमें इंटरिम बजट आया था, अब बजट सत्र। क्या कुछ देखा आपने? कुछ जो सुनते थे उससे कुछ डिफरेंट लग रहा है विधानसभा में, या फिर बिल्कुल जैसे सुनते थे वैसा ही सब कुछ है? नहीं, सुनने में और देखने में बहुत अलग चीज है जी। जब हम खुद वहां जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो चीजें समझ में आती है। और सुनने में ये लगता है जैसे कहानी है और दिमाग में छा जाती है। लेकिन अब हम घुसे हैं तो हमें प्रक्रिया भी समझने को मिल रही है कि किस तरह हमें प्रश्न करने हैं, किस तरह के प्रश्न होते हैं, किस तरह विधानसभा में काम करना है। ये प्रैक्टिकल तौर पर ही समझ में आ सकता है। जब हम विधानसभा में इस बार जब हमने देखा बजट कैसे पारित होता है, बजट की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, और अब जो सत्र चल रहा है, हर एक मंत्रालय, हर एक विभाग का जो अलग अलग वाद विवाद होता है, उसके बाद बजट पारित होता है, तो ये हम सारी नई चीजें हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनको सीखूं। मैंने ज्यादा तो मैं नहीं कह सकती, इस बार काफी चीजें सीखने को मिली कि तार्किक प्रश्न कैसे हम लगा सकते हैं, अतार्किक कैसे लगा सकते हैं, 295 क्या है, स्थगन प्रस्ताव विपक्ष करता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली और बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। तो जो हम सब नए लोग हैं जो पहली बार विधानसभा में आए हैं, तो मेरे ख्याल से 5-6 दिन तो हमें यही करने में लग गया कि हम किस तरह यहाँ बात करें, किस तरह हम प्रश्न उठाएं। और मैं धन्यवाद, सीनियर्स का कोऑपरेशन मिलता है आप लोगों को? बिल्कुल, सीनियर को कोऑपरेशन मिलता है, उसी वजह से हम सीख पाए हैं। और हमने एक मांग भी रखी थी हमारे महेश जोशी साहब से, जो प्रमुख सचेतक हैं, कि हमें सिखाया जाए। तो आप पता होगा कि पहले दिन जब विधानसभा शुरू हुई तो एक परिचर्चा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दिन भर की एक क्लास भी रखी थी जिसमें हमें सिखाया गया था कि हम कैसे विधानसभा में काम कर सकते हैं, हम कैसे प्रश्न उठा सकते हैं। तो इससे हमें बहुत फायदा मिला। मैंने भी कोशिश की है कि मैं 295 के तरफ मैंने 2-3 प्रस्ताव भी रखे हैं, और अब मैंने इस बार 2-3 क्वेश्चन भी उठाए हैं जो अब आएंगे शायद। तो अनुभव बहुत अच्छा रहा और लोगों का कोऑपरेशन भी मिल रहा है। जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो 7-8 समय से यहाँ आ रहे हैं, जो महिलाएं विधायक बनी है हमारी, वो भी हमें सिखाने की कोशिश कर रही है। इसमें पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आगे बढ़ते हैं लोग कि राजनीति अलग इश्यू है लेकिन विधानसभा के सदस्य हैं हम सब? नहीं, बिल्कुल कॉमन राइट्स हैं सबके। बिल्कुल पार्टी लाइन से भी उठकर काम किया जा सकता है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हम लोग उनसे भी बात कर सकते हैं। तो जहां विचारधारा की लड़ाई है
आपस में कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ विचारधारा की लड़ाई होगी आपस में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन खाते एक साथ है, पीते एक साथ है, बात एक साथ करते हैं। अच्छा, चर्चाएं होती है आपस में? बिल्कुल चर्चाएं होती हैं जी, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये मेरा सवाल इस वजह से था, आप बहुत सुनते होंगे, आपका तो खबर राजनीतिक एक्सपीरियंस है, 15 साल से आप राजनीति में सक्रिय राजनीति का हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्थितियां बदल रही हैं, नीचे नहीं ऊपर तक हालात दिख रहे हैं। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक कहें कि हेल्दी कंपटीशन, बट प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। पहले हम देखते थे राजनीति में जो लोग हैं, किसी का मैरिज है, कोई फंक्शन है, सब लोग दिखते थे, केवल ये नहीं कि पार्टी विशेष का कोई वर्कर या नेता उसके वही, लेकिन अब ये कम होता जा रहा है, जो मुझे लगता है कि राजनीति में एक बड़ा चिंता का विषय है। नहीं, मैं ये जब तक मानती हूँ, जहाँ मैं जोधपुर से राजनीति करती आई हूँ, जोधपुर में अभी बहुत अच्छा वातावरण है। कभी आप आए देखें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कौन सी भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अगर किसी के परिवार में कोई काम है तो सब लोग जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। चाहे वो सूर्यकांता जी क्यों नहीं हो, चाहे गहलोत साहब क्यों नहीं हो, चाहे मैं क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी हमारा पदाधिकारी क्यों नहीं हो, आपस में एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे के परिवारों में जाते हैं। देखिए, आप राजनीति की विचारधारा अलग बात है, लेकिन परिवार की बातें अलग होती हैं। अगर किसी का शादी समारोह है तो वहां हमें जाना चाहिए, और राजनीति से ऊपर उठकर जब हम जोधपुर में एक साथ रह रहे हैं, परिवार के लोग जैसे रह रहे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि राजनीति की विचारधारा के अलावा एक साथ रहना चाहिए, बैठना चाहिए, और एक दूसरे के विचारों को सुनना भी चाहिए। विधानसभा का जो सत्र देखा आपने, इसमें कुछ डिबेट्स, हालांकि हंगामा तो काफी अब हद तक कम हुआ है, सीपी जोशी जी ने काफी कंट्रोल किया है इसको। पहले की सुनते होंगे कि काफी हंगामे की डेट चढ़ जाते थे, 2-2, 3-3 दिन तक डेडलॉक नहीं टूटता था। हालांकि बीजेपी का अब की बार भी सत्र में पहले मुंह पे पट्टी, फिर हाथ पे रिबन लगा करके, ये थोड़ा सा, चलिए एक लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन कुछ ऐसा लगा आपको कि हाँ विधानसभा में भी कुछ बाउंडेशंस हैं जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जहाँ लाखों लोगों ने अपना वोट देकर हमें भेजा है जी, तो वो यही चाहेंगे कि वहां जाकर वो हमारी आवाज बने, हमारी समस्या को उठाएं। अगर आप विरोध करके 2-2, 3-3 दिन तक विधानसभा बंद करेंगे तो हम लोगों की बात कहेंगे कब? और सीपी जोशी जी ये चाहते हैं कि अगर जनप्रतिनिधि यहाँ आया है, लोगों के आशीर्वाद से आया है, तो वो अपनी बात रखें। और मैं सीपी जोशी जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये नियम बनाए कि नया विधायक बोले इस बार, तो हमें भी बहुत खुशी है कि हमें भी बोलने का मौका मिल रहा है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इस तरीके के नहीं होने चाहिए, लेकिन नियम कायदे कानून से हम ये कह सकते हैं कि इतने जटिल भी नहीं है कि अगर आप 1 घंटे का आवर होता है, जहां 3-4 क्वेश्चन उठते थे वहां 15-15 क्वेश्चन उठते हैं, तो विधायकों को ज्यादा बोलने का मौका मिलता है, विधायक अपनी बात अच्छी तरीके से रख पाते हैं, ज्यादा प्रश्न उठते हैं तो ज्यादा काम होगा। तो ये तो एक प्रक्रिया है विधानसभा की जो सीपी जोशी जी अपना रहे हैं, और अच्छी बात भी है हमारे लिए कि हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है। लेकिन डिबेट्स में बोलने की कौन तय करता है? आपके सचेतक तय करते हैं कि किसको बोलना है, किसी को नहीं बोलना, या आप लोग भी अपनी ओर से पहल करते हैं कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पे बोलना है? बिल्कुल, हम लोग पहल करते हैं, वो हमारी बात मानते हैं। और ये एक मेरे ख्याल से इन लोगों ने प्रमुख सचेतक जी ने भी बना रखा है कि नए विधायक जो भी आए वो नई बात पर बोले, क्योंकि पुराने विधायक बहुत समय से बोल रहे हैं, उनको ज्ञान है। तो कुछ जब वरिष्ठ लोग बोलते हैं उनके बाद नए विधायकों को बोलने का शुरू से ही सीपी जोशी साहब ने कह रखा है कि नए विधायक बोले, अपनी बात रखें, चाहे वो 5 मिनट बोले, चाहे वो 7 मिनट बोले, उनका डर खुलेगा, बात करने का तरीका बदलेगा। तो ये मैं उनको, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और आप भी समझते होंगे कि अब पहले जो पार्षद रही, राजनीति में रही, कई बार मंच पे भी बैठना पड़ा होगा आपको, मंच से बोलना भी पड़ा होगा, धरने प्रदर्शन को भी फेस करना पड़ा होगा, उसका कुछ आपको बेनिफिट मिला यहाँ पे? क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा हाउस है ये, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान का ये। एक झिझक रहती है कि ओ कितने सीनियर लोग हैं, कैसा माहौल होगा, लोग अब तो ये लाइव चलता है तो प्रदेश में लोग देख रहे होंगे, तो कुछ झिझक रहती है, उसका कोई फायदा मिला आपको? बिल्कुल फायदा मिला, क्योंकि मैं आप बता रही हूँ, जैसे आप भी जान रहे, 15 साल से राजनीति में हूँ। जब सरकार नहीं होती है तो भी हमें सड़क पे उतरना पड़ता है, धरना प्रदर्शन, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो इन 15 सालों में मैंने बहुत अच्छे ढंग से राजनीति को देखा भी है, और हर चीज को फेस भी किया है, और हर स्थिति में मैंने हर कार्यक्रम को जाना, देखा, और मेरी यह हमेशा चाह रही है कि मैं हर कार्यक्रम में मौजूद रहूं। तो मेरे ख्याल से जोधपुर, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, 99% मैंने हर कार्यक्रम में गई हूं, उसको देखा है। तो इतनी झिझक नहीं थी
पहले दिन थोड़ा सा डर था, नई चीज है, बहुत बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से मिलना हुआ, जुलना हुआ, बातें हुई कि इस तरीके से आपको बात रखनी है, तो झिझक मिट सी गई। और अब मैंने एक दो बार जब विधानसभा में बोल लिया तो अब बिल्कुल सरल लगता है कि जिस तरह हम जोधपुर में स्टेज पे बोलते थे, निगम में बोलते थे, वैसा ही कुछ है। बस ये है कि ये बड़ी विधानसभा है, एक बड़ा लोकतंत्र है, तो इसमें स्टीयरिंग पे बैठ चुके हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो अब थोड़ा भय कम हो गया है। मनीषा जी, एक चीज बताएं आप, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र की रहने वाली, गृह जिले की रहने वाली, जोधपुर की आप विधायक हैं, कुछ इसका एडवांटेज मिलता है? लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि नहीं मनीषा जी, अब मुख्यमंत्री जब अपने तो ये काम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये तो साहब स्वाभाविक है। हाँ। कि जब हम जो मुख्यमंत्री जी के जिले से आते हैं, उनका खुद का क्षेत्र है, तो लोगों में ये लगता है कि बिल्कुल ये काम तो होना ही चाहिए। और मैं पूरा विश्वास, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अपेक्षाएं बढ़ता है, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को कि वो हमेशा जोधपुर के लोगों का बहुत काम करते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं। आपने इस बार भी देखा होगा कि किस तरह, चाहे वो कैंसर के मरीजों के लिए उन्होंने मशीन दी हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, 3 फेज का जो हमारा पूर्व में 5 साल पानी रुका हुआ था उसकी बात हो, चाहे हर चीज में उन्होंने जोधपुर के लोगों के लिए कुछ न कुछ रखा है। क्योंकि पूर्व में 5 साल हमने बहुत, ये आरोप भी लगे लेकिन विधानसभा में कि जोधपुर के अलावा कुछ नहीं मिला। नहीं, ये आप देख लीजिए, जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, जहाँ शिक्षा, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस इतने हैं, और जहाँ लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है। जहाँ शिक्षा हब बनेगा, स्टूडेंट्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, तो वहाँ सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। आप देख लीजिए, जोधपुर शहर में यातायात की जो अव्यवस्था है, इतना ज्यादा जब जोधपुर शहर बढ़ गया है तो उसको हमें कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। पूर्व से ही ये मांग उठी थी कि एक बड़ी रोड हो जहां से यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं हो, और जहां एमडीएम, जहां पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां बाड़मेर, जैसलमेर से सारे लोग आते हैं, तो वहां इस तरीके की सुविधाएं देनी जरूरी हो जाती है। और लोगों का बिल्डिंग भी अब मुझे लगता है शिफ्ट होनी चाहिए। हाँ, एमडीएम की, एमडीएम बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन हाँ। उसमें पूर्व में 5 साल में जो साहब ने एक सपना देखा था कि इस बिल्डिंग को अच्छा करेंगे, लेकिन जब सरकार चली गई तो 5 साल आपको पता है कुछ काम नहीं हुआ, एक नया पत्थर तक नहीं ऐसा क्यों लगा। लगता है कि सरकार कोई भी हो, जब जाती है तो योजनाएं कुछ हैं उन्हें पेंडिंग कर दीजिए? ये आरोप हमेशा देखता हूं मैं। जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी तो अशोक गहलोत साहब पे आरोप लग रहे थे, जब वसुंधरा जी सरकार चली गई, अशोक साहब आए हैं, तो अब ये आरोप वसुंधरा जी पे लग रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, गहलोत साहब ने कभी भी योजनाएं नहीं रोकी। आप इस बार भी बजट में देख लीजिए, जो पूर्व में योजनाएं शुरू की गई थी उसको वापस बड़े तरीके से बजट को बढ़ाकर उस योजनाओं को वापस लागू किया गया है, चाहे वो छोटी से बड़ी योजना क्यों नहीं हो। लेकिन आप पूर्व में देख लीजिए, 5 साल में चाहे हमारी रिफाइनरी हो, चाहे हमारे एमडीएम के हॉस्पिटल्स के कार्य हो, चाहे हमारी रोडें हो, चाहे हमारा पानी का फेस हो, वो सब बंद थे। 5 साल में हमने बहुत परेशानी देखी, 3 फेज पानी का नहीं आने से। जहाँ हमारा गंगा का पानी आता है वहां पर भी हमें बहुत परेशानी देखने को मिली। आज मरीज जो है वो बहुत परेशान हुए। तो ये मैं नहीं कह सकती कि गहलोत साहब इस तरह का काम करते हैं। गहलोत साहब हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए है उनकी सरकार। तो कोई योजना मेरे ख्याल से तो बंद नहीं हुई है। पर्टिकुलर एक ऑफिस हो, ऐसा कुछ है जो बिल्कुल। कोऑपरेट करे जोधपुर वालों को? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का ये हमेशा रहा है कि सीएम हाउस में एक अलग से ओएसडी को किसी को नियुक्त कर रखा है जोधपुर की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं जा पाते हैं। तो चाहे वो सरदारपुरा हो, चाहे शहर हो, चाहे सूरसागर हो, जोधपुर के लिए एक अलग सेल बना रखा है। कोई भी समस्या हो तो वो उनसे जाके मिल सकते हैं और 99% समस्या का समाधान करने की वो 3 कोशिश विधायक करते हैं अभी आप लोग जोधपुर से, एक बीजेपी और 2 कांग्रेस। तो सूरसागर के साथ में कहीं सौतेला व्यवहार तो नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले भी नहीं होता था। जोधपुर की अगर सूर्यकांता जी हैं तो वो गहलोत साहब की बहन जैसी हैं। कहीं कोई क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि गहलोत साहब तो कम रहते हैं लेकिन लोग आप ही को पकड़ेंगे। मनीषा जी क्या करा रही हैं आप? बिल्कुल नहीं नहीं, कोई सौतेला व्यवहार नहीं है। तीनों विधानसभाओं में बहुत अच्छा काम होता है और एक जैसा होता है, क्योंकि वो भी जहां हमारे प्रत्याशी थे प्रोफेसर अयूब साहब, उनके तरीके से काम करते हैं, और जहां मैं हूं मेरे शहर विधानसभा में मेरे तरीके से, और खुद गहलोत साहब हैं ही हैं। मनीषा जी, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक हैं वो देख रहे हैं, सब तो जानना चाहते हैं कि मनीषा जी कहाँ पैदा हुई, कहाँ बड़ी हुई, कहाँ ससुराल, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं। छोटा सा एक ब्रीफिंग में चाहता हूँ आपका, एक सफर पूरा पारिवारिक। मैं शहर, भीतरी शहर में उमेर चौक में पैदा हुई।
और मेरे पिताजी एजुकेशन में थे, मास्टर थे, मेरे दादाजी भी मास्टर थे। पूरा परिवार एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। 1980 में मैं पैदा हुई। स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई सारी। उसके बाद मैंने कैन कॉलेज से जय नारायण यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री किया और 2002 में मेरी शादी एयरफोर्स में लखू सिंह जी पंवार के यहाँ हुई, उनके बेटे से। मेरे हस्बैंड भी एमए बीएड हैं, मैं भी एमए हिस्ट्री में हूँ और हमारा एक छोटा परिवार है। मेरे भी हम पिताजी के 2 बहनें ही हैं, मैं बड़ी हूँ, एक छोटी है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, बहुत सक्षम बनाया दोनों बहनों को। राम सिंह जी आर्य के नाम से जाने जाते हैं और वो आर्य समाज का काम करते हैं। तो शुरू से ही एक बचपन में कुछ था कि अपने आप में खड़ा होना है, पैरों पे खड़ा होना है। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरे अगर 2 लड़कियां हैं तो लड़का होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं समझा। हमको इतना सक्षम बनाया, मुझे राजनीति में जब आगे लाए और मेरी छोटी वाली बहन जो है वो गवर्नमेंट नौकर है बिजली घर में, तो कहीं कोई हमें ऐसा नहीं लगा कि परिवार की तरफ से कोई कमी है। फिर ससुराल आई तो वहां पर भी बहुत अच्छा माहौल मिला। मेरे ससुर जी एयरफोर्स में रिटायर्ड हैं, तो बहुत रूल और रेगुलेशन से हम चलते थे, डिसिप्लिन से हम लोग चलते थे। उनका मानना था कि अगर काम को करना है तो करना है, जैसे बंदूक से गोली चली है लगी है। तो जब उन्होंने मुझे पार्षद बनाया तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि बेटा, लोगों के तुम्हें काम करने हैं, घर की चिंता मत करो, घर हम संभालेंगे। अगर आप राजनीति में उतर गई हो तो लोगों के लिए हो, जुनून होना चाहिए, क्योंकि पैशन नहीं होगा तो कुछ कर भी नहीं सकते। करने चाहिए, अगर कोई घर पे आया है तो उसका काम होना चाहिए। यही शिक्षा मुझे हमेशा मिली है। और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, एक 10 साल का है, एक 14 साल का है और छोटा सा परिवार है और परिवार के लोग बहुत सहयोग करते हैं। क्या पसंद करती हैं आप, खाना गाना? मैं राजनीति के साथ साथ मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। गुड। समय मिल जाता है? समय पहले तो मिल जाता था, अभी 6 महीने हो गए, समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। बच्चे कह रहे हैं मम्मा एक दिन छुट्टी लेके खाना बना दो। मिर्ची बड़े तो आप बाजार से ही लेते होंगे? लेकिन अब मिर्ची बड़े तो बाजार से लेने ही पड़ते हैं। वो वाली बात है कि जोधपुर में तो मिर्ची बड़े बहुत जरूरी हैं। हाँ, लेकिन हर खाने का शौक है, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो राजस्थानी हो, मैं खुद बनाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। गुड। और नई चीजें बनाने का भी मुझे शौक है। मनीषा जी ने पूरी अपनी सारा एक बताया कि सिलसिलेवार किस तरह से राजनीति में आई, कहां से पैदा हुई हैं, कैसे ससुराल पहुंची और सारी एक अपनी जो चीजें हैं। तो चलिए मनीषा जी, आप अपने सपनों को जरूर साकार करें, जनता की आवाज बने और जिस मकसद के साथ आपको वोट मिला उस पर आप खड़ी उतरें। हमारी शुभकामनाएं। और एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।